गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 फिजिक्स में हम आज से नया चैप्टर घर्षण पढ़ेंगे। तो घर्षण को पहले हम समझ लेते हैं। जब दो वस्तु को आपस में गति कराया जाता है, ठीक है, तो उसके संपर्क तल के मध्य एक बल कार्य करता है जो कि गति का विरोध करता है। तो इस बल को ही हम कहते हैं घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं, यह कोई सरफेस है, यह कोई समतल है। ठीक है, ये आपका कोई वस्तु है। जब दो वस्तु को आपस में गति कराया जाता है बाह्य बल लगाकर, ठीक है, बाह्य बल लगाकर हम दो वस्तु को हम गति कराते हैं तो उसके संपर्क तल, ये पर संपर्क तल होगा, इसके मध्य एक बल कार्य करता है। ठीक है, संपर्क तल के मध्य एक बल कार्य करता है जो क्या करता है, जो गति का क्या करता है, विरोध करता है। तो इस बल को हम घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, हमने अब बाह्य बल लगाया, F लगाया, तो इसके संपर्क तल के मध्य एक बल कार्य करेगा जो गति का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, कि इधर कोई एक बल लगेगा, वो हम कहते हैं घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल के कुछ नियम देख लेते हैं। घर्षण बल कहां लगेगा, हमेशा लगाने वाले बल के या बाह्य बल का या गति के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, बल इस तरफ लग रहा है तो गति भी वस्तु का इस तरफ होगा, तो घर्षण बल कहां लगेगा, इधर लगेगा। ठीक है, दूसरा है घर्षण बल संपर्क तलों के मध्य लगता है। तीसरा क्या है आपका, संपर्क तल के समांतर लगता है आपका घर्षण बल। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है जिसे हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं घर्षण के प्रकार। उससे पहले एक और टॉपिक देख लेते हैं। जो पहले का मत था घर्षण के बारे में, वो क्या था कि दो वस्तु के मध्य क्या होता है, इस प्रकार खांचे बने होते हैं, गड्ढे होते हैं, जिससे कारण क्या होता है, गति नहीं होता है। ठीक है, ये जो खांचे होते हैं, ये पहला संपर्क तल है, ये दूसरा संपर्क तल है, इसके मध्य इस प्रकार गड्ढे बने होते हैं जो कि गति का क्या करता है, विरोध करता है। तो उस बल को घर्षण बल कहा गया था, जो कि आपका गलत है। ठीक है, हम देख लेते हैं घर्षण के प्रकार। पहला है आपका स्थैतिक घर्षण। ठीक है, और आपका दूसरा है गतिक घर्षण।
गतिक घर्षण भी दो प्रकार के हैं। पहला है सर्पी घर्षण, दूसरा है आपका लोटनिक घर्षण। ठीक है, इस स्थैतिक घर्षण को समझते हैं, इस पहले को हम समझते हैं। ठीक है, जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है तो इसमें कोई मूवमेंट होता नहीं है। ठीक है, इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो तो उस स्थिति में लगने वाले बल को, इस संपर्क तल के मध्य लगने वाले बल को हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर मूवमेंट कराया जाता है, गति कराया जाता है, लेकिन गति होता नहीं है, तो उस स्थिति में जो बल लगता है उसे हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण बल। और जैसे ही हम यहाँ पर, जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर बल लगा रहे हैं, बल ये जो कोई भी घर पे अगर आप कोई टेबल आप कभी मूव करते हैं तो शुरुआत में एक बल लगाने पर वह मूव होता नहीं है। ठीक है, हम एक सीमा तक बल लगाते हैं लेकिन वह गति करता नहीं है, लेकिन हम और ज्यादा बल लगाते हैं गति करने के नाम से। तो एक समय आता है जब वस्तु गति करना आरंभ कर देता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका स्थैतिक घर्षण बल में क्या होता है, संतुलन की स्थिति में होता है। ठीक है, संपर्क तल जो होता है क्या होता है, संतुलन की स्थिति में होता है। यहां पर क्या होता है, जैसे ही गति आपका प्रारंभ होता है, ठीक है, जैसे ही गति प्रारंभ होता है तो क्या होता है, संतुलन का अंत हो जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति को हम कहते हैं सीमांत संतुलन। ठीक है, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, सीमांत संतुलन। मतलब संतुलन का क्या हो गया, अंत हो गया। ठीक है, जैसी गति करना प्रारंभ करता है उस स्थिति को कहते हैं हम सीमांत संतुलन की स्थिति। और उस समय जो बल लगता है संपर्क तल के मध्य, उसे हम कहते हैं सीमांत घर्षण। ओके, बल लगाया, वस्तु पर कोई गति नहीं हुआ, तो वह स्थिति कौन सा है आपका, स्थैतिक घर्षण की स्थिति था, इसके मध्य जो बल लगा। जैसे ही गति करना प्रारंभ करता है, जैसे ही गति करना प्रारंभ करता है तो उसके जो संतुलन का स्थिति क्या होता है, समाप्त हो जाता है, और उस समय जो बल लगता है आपका क्या कहता है, सीमांत घर्षण कहलाता है। ठीक है, ग्राफ से समझ लेते हैं। आपका बाह्य बल, ठीक है, घर्षण बल। तो पहले क्या था, बाह्य बल और घर्षण बल। इस ग्राफ हमारा बना, ये कौन सा है, ये आपका स्थैतिक घर्षण। ठीक है, जब तक बाह्य बल और घर्षण बल समान था तब तक कौन सी स्थिति था, स्थैतिक घर्षण था। लेकिन मैंने कहा जैसे ही वह गति करना प्रारंभ करता है तो एक ऐसी स्थिति आता है जब हमारा संतुलन का अंत समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा घर्षण कहलाता है सीमांत घर्षण। ठीक है, इस स्थिति के बाद अब वस्तु क्या हुआ, गति करना प्रारंभ कर देगा, तो ये जो बल रहेगा ये आपका कहलाएगा गतिक घर्षण। ओके, पहला बाह्य बल घर्षण बल समान था, वस्तु स्थिति में स्टेबल था, फिर एक और हम एफर्ट लगाते हैं तो संतुलन बल समाप्त हो जाता है, इसे हम कहते हैं सीमांत घर्षण।
उसके बाद सीमांत घर्षण के बाद वस्तु गति में चलने लगता है तो वो घर्षण कहलाता है, गतिक घर्षण कहलाता है। यहां पर सीमांत घर्षण का मान जो होता है आपका गतिक घर्षण से ज्यादा होता है। सीमांत घर्षण बल का मान जो होता है गतिक घर्षण से ज्यादा होता है, तभी तो वस्तु, क्योंकि गतिक घर्षण यहाँ पर गति का क्या है, गति करते समय घर्षण कम है, तभी तो वस्तु क्या हो रही है, गति कर रही है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखना। ओके, अब हम देख लेते हैं सीमांत संतुलन की स्थिति में कार्य करने वाला बल। ये वस्तु है, इस तरफ एक बल लग रहा है, बाह्य बल F, ठीक है। तो आपका ये है, ठीक है, S, सरफेस के मध्य एक बल लग रहा है हमारा इस तरफ, ठीक है। ये हमारा हुआ बाह्य बल, ये हुआ हमारा आपका घर्षण बल, ठीक है। ये हुआ आपका सीमांत घर्षण। वस्तु अपने भार के कारण एक बल नीचे की तरफ लगाएगा वेट के कारण, ठीक है। तो इतना ही प्रतिक्रिया बल आपका रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, ठीक है। सीमांत संतुलन की स्थिति में कार्य करने वाला बल इस प्रकार होता है। यहां पर संतुलन की स्थिति में है, ठीक है। एक बल इधर लगा रहे हैं तो विपरीत दिशा में हमारा क्या लग रहा है, सीमांत घर्षण, ठीक है। वस्तु अपने भार के कारण एक नीचे एक बल लगाता है तो गति के द्वितीय नियम से क्रिया के विपरीत क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है। तो उतना ही अपोजिट बल, रिएक्शन बल आपका ऊपर की तरफ लगता है, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं गतिक घर्षण। यह आपका दो प्रकार का होता है। पहला है आपका सर्पी घर्षण, ठीक है। दूसरा है आपका लुटनिक घर्षण। सर्पी घर्षण में जब कोई वस्तु किसी सतह पर जब फिसलता है, ठीक है, तो वो घर्षण कहलाता है आपका सर्पी घर्षण। एग्जाम्पल के तौर पर फिसल पट्टी आपने देखा होगा, ठीक है, जिसमें बच्चे फिसलते हैं। तो ये जो घर्षण होगा ये इस प्रकार, ये आपका कौन सा घर्षण है, सर्पी घर्षण। जहां फिसलन होता है वहां सर्पी घर्षण होता है। जैसे एक और एग्जांपल यहां पर इसको दे देते हैं, लुटनिक घर्षण। लुटनिक घर्षण में जब सतह पर कोई वस्तु घूमता है और आगे बढ़ता है तो दोनों की सतह के मध्य जो घर्षण होता है उसे हम कहते हैं लुटनिक घर्षण, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर आपका, ठीक है, ये कोई भी ये सिंपल सा गाड़ी हो गया, ओके। तो पहियों में जो घर्षण होता है पहिया और समतल के मध्य जो घर्षण होता है वो आपका कहलाता है लुटनिक घर्षण, ठीक है। और कोई बॉल जब घूमता है
तो वह उस समय होता है आपका रोटनी घर्षण होता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, पहिया जब तक रोटेट मोशन करता है, घूमता है, तब तक आपका कौन सा घर्षण होता है? रोटनी घर्षण होता है। लेकिन जब हम ब्रेक लगाते हैं, पहिया जब क्या होता है, फिसलता है, तो वहां पर होता है आपका सर्पी घर्षण। ठीक है, यहां पर आपका सर्पी घर्षण का मान ज्यादा होता है किससे? लुटनिक घर्षण से। इसमें आपका घर्षण का मान कम होता है। लुटनिक घर्षण के कारण देख लेते हैं। लुटनिक घर्षण के कारण इसमें जब कोई पहिया किसी समतल पर जब चलता है, ठीक है, तो उनके संपर्क तल के मध्य क्या हो जाता है? एक गड्ढा ऐसा हल्का सा उत्पन्न हो जाता है। ओके, संपर्क तल के मध्य क्या होता है? हल्का सा गड्ढा उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण आगे एक उभार उत्पन्न होता है। तो ये जो पहिया है, इस उभार जो है, इसको लुटनिक घर्षण के, इनके मध्य जो घर्षण लगेगा, ये उभार और इस पहिए के मध्य जो घर्षण लगेगा वह लगेगा लुटनिक घर्षण। ठीक है, ये पहिया जब इस समतल पर चलता है तो वो जगह क्या होता है? दब जाता है। ये जगह दबने के कारण क्या होता है? जो आगे का जगह है वह थोड़ा सा उभार हो जाता है। तो इसके मध्य जो होता है घर्षण, वो भी आपका लुटनिक घर्षण होता है। ठीक है, जिसके कारण पहिया क्या होता है? चढ़ता है, आगे की ओर बढ़ता है। ओके, एक चीज देख लेते हैं हम। अगला है आपका घर्षण गुणांक। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्थैतिक घर्षण गुणांक, दूसरा है गतिक घर्षण गुणांक। तो स्थैतिक घर्षण गुणांक आपका जो सीमांत घर्षण होता है Fs, ठीक है, वह आपका अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपाती होता है। ओके, इसे हम Fs इक्वल टू म्यू एस आर भी लिख सकते हैं। म्यू एस इक्वल टू होगा आपका Fs अपॉन आर। मतलब ये आपका क्या है? स्थैतिक घर्षण गुणांक है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका है सीमांत घर्षण, ये आपका है अभिलंब विलंब प्रतिक्रिया। ओके, स्थैतिक घर्षण गुणांक आपका सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात के बराबर होता है। दूसरा आपका है गतिक घर्षण गुणांक। ये आपका दो सतह के मध्य लगने वाला गतिक घर्षण F के जो होता है आपका प्रोपोर्शनल टू होता है अभिलंब प्रतिक्रिया के। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? F इक्वल टू म्यू के इक्वल टू आर। म्यू के इक्वल टू होगा आपका F के अपॉन आर। ये आपका क्या है? गतिक घर्षण
गुणांक, ये आपका क्या है, ये आपका है गतिज घर्षण, ये आपका है अभिलंब प्रतिक्रिया। अतः गतिज घर्षण गुणांक गतिज घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात के बराबर होता है। यहां पर देखने वाली बात है कि स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान आपका गतिज घर्षण गुणांक के मान से अधिक होता है। ठीक है, इसका मान आपका अधिक रहेगा इसकी तुलना में।